स्टार्ट। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनएसी रैंकर्स में। मैं हिंदी बाबा एक बार फिर प्रस्तुत हूं आप लोगों के सामने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं मुझे, तो आप जल्दी से आ गए हो इस चैनल पर, तो जल्दी से लाइक और शेयर मारिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि आज मैं आपको क्या कराने वाला हूं। 24 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का पेपर यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का मैं आपको PYQ कराने वाला हूं। तो जल्दी जल्दी भाई एक बार लाइक और शेयर मारिए सभी बच्चे थे, सभी बच्चे जल्दी से करो लाइक और शेयर मारिए भाई। और आते हैं और चलते हैं, और आज भरमार होनी है, आपको आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं इनके बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आप जल्दी से भाई उत्तर दीजिए, मुझे जल्दी से उत्तर दीजिएगा। 10 अंक में कौन सा समास है। अब 10 का मतलब क्या होता है हमारे पास में प्यारे बच्चों, पहले समझ लीजिएगा। समाज के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर कि 10 मुख हैं जिसके, समझिए जरा, तो ये हो जाता है हमारे पास में बहुव्रीहि समास। ठीक है, चूंकि 10 मुख का है जिसके, यानी कि ये हो जाता है कौन हमारे यहाँ पर, रावण। और रावण हो जाता है जब जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर के कोई विशेष या तीसरा अर्थ निकालते हैं, उसे कहा जाता है हमारे पास में बहुव्रीहि समास। जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे कहा जाता है तत्पुरुष समास। जैसे कि हमने कहा आपसे राजकुमारी, राजा की कुमारी। कर्मधार समास में क्या होता है, पहला पद विशेषण और उपमान होता है, जबकि दूसरा पद उपमेय और विशेष होता है। जैसे कि हमने कह दिया आपसे कामाल नैनी, तो हमारे पास में ये विशेषता बता रहा है। द्विगु समास क्या होता है, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद हम समूह होता है, उसे कहते हैं हमारे पास में द्विगु समास। जैसे कि हमने लिख दिया आपसे दुनाली, दो नालों का समूह। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आता है डी। ओके प्यारे बच्चों, चलो सभी के सभी यहाँ पर बताइएगा अगला सवाल क्या कहता है। गुड़ गोबर कर देना, मुहावरे का अर्थ बताइए। गुड़ गोबर, ओफो, आपको मालूम है कि आपके यहाँ पर कोई काम करके तैयार किया हो किसी ने, और कोई आकर के उसे बिगाड़ दे, कहते ना अबे यार तूने तो आते ही सब गुड़ गोबर कर दिया यार, सब मिला सब बेकार कर दिया। कर देना नहीं होगा, अपनी हानि करके भोज उड़ाना नहीं होगा, कोई बखेड़ा खड़ा करना नहीं होगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। भैया यही हो जाएगा आपके पास में, बना बनाया काम बिगाड़ देना। हाँ जी, तो बना बनाया काम बिगाड़ देना से मतलब क्या है हमारे पास में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं यहाँ पर, ओके चलिए भाई, बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आम के आम गुठलियों के दाम। भाई देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर मुहावरे और लोकट्टे आपसे बड़ा पूछने के लिए, अरे आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि आपने आम खरीदे और आपने आम भी खा लिए, मजा आ गया, और फिर गुठलियां भी बेच के आपको यहाँ पर, यानी कि मजा भी आया, आम भी खा लिए और गुठली के दाम मिल गए। तो यहाँ पर तो आपको होगा हमारे पास में, नकली वस्तु देना नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत चतुर व्यापारी बनना नहीं होगा, मत दोहरा लाभ होना भाई, दोहरा लाभ होना। इसका मतलब क्या है, आंसर हमारे पास में ये हो जाएगा। चलिए भाई, दोहरा लाभ होना आंसर मिल गया आपके यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए जल्दी से उत्तर दीजिए। देखिए उत्थान का मतलब बताए क्या होता है, उत्थान का मतलब होता है हमारे पास में, इधर देखिए जरा, उत्थान का मतलब होता है हमारे पास में कि हम जो है सीढ़ी बाई सीढ़ी बाई सीढ़ी बाई सीढ़ी बाई हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर, यानी कि हम ऊपर की ओर। उत्थान मीन्स होता है ऊपर की ओर। फिर देखिए विस्थापन का होता है हमारे यहाँ पर संस्थापन, संस्थापन
यानी कि विस्थापन का मतलब होता है किसी को पद से हटाना, यानी कि किसी चीज को बिगाड़ के हटा देना। संस्थापन का मतलब होता है कि चीज को बना देना, स्थापित कर देना। प्रस्थान का होता है हमारे पास में आगमन, ठीक है। अनुत्थान का पता नहीं है ना, पर लेकिन हाँ उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा भाई। उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका उत्तर भाई, ठीक है। ओके, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। ध्यान रखना, चलना फिरना दौड़ना। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, दरअसल क्या है कि मैंने आपसे कहा कि मेरे बच्चों यहाँ पर कि राम दौड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है, दौड़ हमारे पास में है मुख्य क्रिया और रहा है हमारे पास में सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जरा। अब यहाँ पर ये अच्छा तेरी सहायक क्रिया तो है नहीं है, मुख्य क्रिया भी है आपके पास में, और दौड़ रहा है तो ये सकर्मक नहीं है, अकर्मक क्रिया भी है। अब यहाँ पर बड़ा ही आपको बड़ा टिपिकल मामला है। मामला ये है, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मुख्य क्रिया भी हो जाएगी और ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन ये सभी क्रियाएं अगर वाक्य में दे करके पूछी गई होती, वाक्य में दे करके पूछी गई होती तो हमारे पास में हमें को मुख्य क्रिया मिल जाती। इस वजह से इसमें आएंगे मेरे प्यारे बच्चों अकर्मक क्रिया में, यानी कि जिस क्रिया के साथ में कर्म नहीं होता है वही नेचुरल क्रिया होते हैं, स्वयं क्रिया करते हैं, इसका माध्यम कोई नहीं होता है, और इस वजह से इसमें कर्म नहीं होता है, इस वजह से क्या होती है अकर्मक क्रिया। और जिस क्रिया के साथ में कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया की खास बात हो रहा है कि ये क्रिया का प्रभाव जो है सीधा कर्ता पे पड़ता है, ना कि कर्म पे पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अगला सवाल। अब यहाँ पर ईसा, ईर्षा, ईर्षा का मतलब जानते हो आप, ज्वेलसी। ईर्षा का काम है जलाना, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्षा और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कान इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। ठीक है, मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए, जो समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी है कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते हैं तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अब ये आपके पास में गद्यांश आया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बारे में बात करने वाले हैं, देखते हैं जरा अच्छी तरीके। अपव्यय का अर्थ देखिए, अपव्यय का अर्थ क्या होता है हमारे पास में। व्यय का मतलब होता है खर्च, यहाँ भी खर्च है, यहाँ भी खर्च है, यहाँ भी खर्च है, यहाँ भी खर्च है। और अप का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार, फिजूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, फिजूल का खर्च। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बात कही गई ना कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय यानी कि फिजूल खर्च नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता, यानी सही जगह पर लगाया होता मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो भाई इसका एक ही होना चाहिए और वो होना चाहिए क्या, ईर्षा, बस केवल। हाँ जी, इसका जो है एक ही होना चाहिए, वो के बारे में यहाँ पर आपको बात बताई गई है और समझाई गई है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है ईर्षा का काम है। अगर आपने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है ढंग से, ईर्षा का काम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देख सकते हैं आप लोग।
ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। और आपसे वह उत्तर क्या पूछा गया है? ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ये लीजिए उत्तर मिल गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर उत्तर मिल गया। ठीक है, ये लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? देखिए, अब आपको मालूम है कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति की कभी प्रशंसा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। उपासना की गई है, उसकी उपासना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो आदमी सही नहीं है। खिल्ली उड़ाई गई है आपके पास में, ठीक है, और यहाँ पे खिल्ली उड़ाई गई है और स्तुति की गई है, ना स्तुति। तो इसका मतलब क्या है? उस व्यक्ति की यहाँ पर खिल्ली उड़ाई गई है। क्या उड़ाई गई है? खिल्ली उड़ाई गई है। काश उसने समय अपना सही व्यतीत किया होता तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपके यहाँ पर उसकी खिल्ली नहीं उड़ाई जाती। अगला सवाल, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय। भाई एक बात बताइए, हमसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपका ध्येय क्या है, और ध्येय का मतलब क्या होता है? हमको आपको ध्येय का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। हमारे पास में उद्देश्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। क्या होता है? लक्ष्य। सी आंसर होगा इसका, सी आंसर होगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल, करण कारक किस वाक्य में? तो मेरे प्यारे बच्चों, कारक के बारे में आपको बात करते हैं तो कारक हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और आपको मालूम है कि पहला होता है कर्ता, और दूसरा होता है कर्म, तीसरा होता है कारण, और चौथा होता है संप्रदान, है ना, आपको मालूम है। फिर होता है अपादान, है, और अपादान के बाद में फिर होता है हमारे पास में संबंध, और फिर होता है अधिकरण। और आपको मालूम है अधिकरण के बाद फिर हमारे पास क्या होता है? संबोधन, संबोधन होता है। इसके लिए क्या होता है? ने, इसके लिए क्या होता है? को, इसके लिए क्या होता है? से। लेकिन से कौन सा होता है? प्लस वाला। इसके लिए क्या होता है? के लिए, इसके लिए क्या होता है? से, लेकिन कौन सा होता है? माइनस वाला। इसमें क्या होता है? आपको मालूम है का, की, के होता है, और इसमें होता है मैं और मैं और पर। इसमें होता है मैं और पर। संबोधन में आपको मालूम है ए सुनो। अब क्या बात कर रहा है? करण कारक। करण कारक का मतलब होता है कि हम जिसे प्लस करके चलते हैं कि वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, यानी कलम नहीं आएगी तो लिखा नहीं जाएगा, आंसर यही है। वह वृक्ष से, तो इसमें हो जाएगा बेटा अपादान। क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। राम को फल दो, तो राम के लिए फल दो, ठीक है, इसमें संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, यह राम की पुस्तक है, तो इसमें संबंधवाचक हो जाएगा मेरा बच्चा। कैसे हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। आंसर आपका ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई बच्चों। भाई प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर करते रहिए क्लास को लाइक और शेयर करते रहना है आप लोगों को अच्छे तरीका से। ओटना और ओटाना, देखिए ओटना और ओटाना, देखिए बात क्या है, इस ओटाना का मतलब होता है किसी चीज को खौलाना। क्या होता है? खौलाना। ठीक है, जैसे उबालना, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? उबालना, उबालना। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ओटाना का हम इस पर ध्यान, तो भी दोनों को अलग अलग करना सही है। तो आंसर क्या है हमारे पास में? डी आंसर है भाई, डी आंसर है। देखिए कई बार आपको मूर्ख अपनी ज्यादा नहीं करनी होती, आपको केवल देखना होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीका से कि आप लोग केवल एक को देखें, दूसरे पहलू तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एक पहलू देखने के बाद दूसरा पहलू अपने आप समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय है, बहुत बढ़िया भाई, अव्यय पूछा गया है। और अव्यय क्या होता है पहले हम इस पर बात करेंगे। अव्यय क्या होता है? अव्यय को हमारे यहाँ अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? अविकारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये शब्द कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये लिंग, ठीक है, और हमारे पास में वचन और कारक के आधार पर ये अपरिवर्तनशील होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा, अपरिवर्तनशील होते हैं। यानी कि हम कहें तो ये बदलते नहीं हैं,
बदलते नहीं हैं। ठीक, जबकि हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर श्याम, दक्षिण और भारत, ये तीनों की तीनों हमारे पास में संज्ञा है। ठीक है ना। आह, इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगेगा। आह, और आह जो शब्द है हमारे पास में, ये प्यारे बच्चों विस्मय आदि बोधक है, विस्मय आदि बोधक है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक का मतलब है कि अव्यय हमारे पास में चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास में प्यारे बच्चों क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंधवाचक, तीसरा होता है समुच्चयवाचक, और चौथा होता है हमारे पास में विस्मय आदिवाचक। और ये चारों भेद किसके हैं? अव्यय के हैं मेरे प्यारे बच्चों। और विस्मय आदि बोधक में आ है जी हमारे पास में, और ये शोक के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए? शोक। शोक का मतलब है दुख के लिए प्रयोग होता है। चल अगला सवाल क्या कहता है देखते हैं। आंसू काव्य के रचनाकार है, जिन्होंने आंसू लिखी है उन्होंने कामायनी लिखी है बच्चों। जी, और कामायनी किसने लिखी है आपको मालूम है? उत्तर दीजिए जल्दी से, जल्दी से उत्तर दीजिए भाई, मुझे यहाँ पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा से। सूर्यकांत त्रिपाठी तो पहले ऐसे व्यक्ति हैं मेरे प्यारे बच्चों जिन्होंने जिन्होंने हिंदी में जिन्होंने हिंदी में या हिंदी इतिहास में पता है कि क्या किया है? मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किया है, यानी कि यही इसके जन्मदाता हैं। क्या है? जन्मदाता है मेरे प्यारे बच्चों। मैत्री शरण गुप्त को आप जानते ही हो, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि कामायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। इस वैसे इसका आंसर क्या है? जयशंकर। आंसू इन्हीं की काव्य रचना है, बहुत प्यारी है, पढ़िएगा मजा आएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे यहाँ पर पीला है अंबर। अंबर का मतलब होता है प्यारे वस्तु वस्त्र। पीला है अंबर जिसका, हाजी। प्यारे बच्चों बहुब्रीहि समास में, लेकिन आपको ये अगर बहुब्रीहि समास में नहीं होता, यानी बहुब्रीहि इस विकल्प में नहीं होता, तो हमारा आंसर कर्मधार सही हो जाता। क्या हो जाता? कर्मधार सही हो जाता। ठीक है ना। अगली ओर चलते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित में से ये पूछा रहा है, निम्नलिखित में से ये चिन्ह का नाम क्या है? आप जल्दी से उत्तर दिए, चिन्ह का नाम क्या है? बता देता हूं कि ये हमारे पास में पूर्ण विराम है, और ये हमारे पास में प्रश्नवाचक है, ये हमारे पास में अल्प विराम है, और ये हमारे पास में निर्देशक चिन्ह है। अब ये वाला पूछा गया है, तो हमारे पास में इसका उत्तर क्या है प्यारे बच्चों? आप लोग देख सकते हैं, इसका उत्तर है अल्प विराम। ठीक है, इसका उत्तर हमारे पास में अल्प विराम। अगला सवाल। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? आइएगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर शब्दों को हम जो है चार आधारों पर बांटते हैं। ठीक, किस पर? चार आधारों पर। एक होता है हमारे पास में उत्पत्ति, दूसरा होता है रचना, तीसरा होता है रूप या प्रयोग, और तीसरा होता है अर्थ। समझ लीजिएगा, ऐसे सवाल आए तो आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए उत्पत्ति के आधार पर पहला है हमारे पास में तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशी, चौथा है विदेशी। रचना के आधार पर पहला होता है ऋण शब्द,
दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग ऋण शब्द। प्रयोग के आधार पर पहला होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। इसके आधार पर पहला होता है समानार्थी, दूसरा होता है विपरीतार्थी और तीसरा होता है एकार्थी और चौथा होता है अनेकार्थी। देखिए ऐसा सवाल कोई भी आज आप आराम से बता सकते हैं, इस पूरे को देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिएगा तत्सम है, तद्भव है, विदेशी है नहीं, यौगिक नहीं है हमारे पास में। और आप लोग देख सकते हैं कि यौगिक जो है हमारे पास में किसके आधार पर है, ये यौगिक कहाँ है, ये रहा यौगिक किसके आधार पर है, रचना के आधार पर है। तो आंसर डी सही है। लोग और इससे ज्यादा बढ़िया क्या चाहिए भाई आप लोगों को, आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दिया अच्छे तरीके से, दिक्कत नहीं है। अगर तुमरी के शब्द के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, बड़ा ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ भाई, देखिएगा इनको दिया गया है हमारे पास में 2021 में, इनको दिया गया है 2007 में, और इनके बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे, एक मिनट बच्चों जरा, ठीक है ना। दया प्रकाश को 2021, अमरकांत को 2007 में, और फिर गोविंद मिश्र को दिया गया है हमारे पास में 2008 में, ठीक है ना। गोविंद मिश्र को दिया गया है 2008 में, ठीक है ना, और इनको दिया गया है 2022 में। तो इसका आंसर हमारे पास में क्या है, बद्री नारायण, ये है इसका आंसर। ये हमारे प्यारे बच्चों ठीक है, आंसर देख लेना, ठीक है बढ़िया। कोई तो याद है मुझे, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, बताइए। एक का अर्थ स्त्री पूछा गया है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, एक अर्थ स्त्री है, बताइए जल्दी से। स्त्री, जल्दी बताइए बेटा यहाँ पर अच्छे तरीका से। देखिए अंगन है नहीं है, अंगजा है नहीं है, अंगार भी है नहीं है, क्या है इसका आंसर, इसका आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों अंगना। हाँ जी, अंगना, अंगना नहीं है, अंगना स्त्री, एक है इसका भाई उत्तर, सही है, कोई वाली बात नहीं है। आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिएगा। पिछले पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, सोमवार को स्कूल बंद होना है। भाई हम पर एक बात समझे, पिछले का मतलब पहले तो ये समझे, पिछले का मतलब ये है कि ये हमारे पास में जो दे रखे है पिछले पिछले, पिछले का मतलब क्या होता है हमारे पास में, भूत यानी पास्ट। जबकि पास्ट में अगर इन वाक्यों को देखें तो ये देखिएगा जरा हमारे पास, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये भूत की बात कर रहा है, तो गलत, ठीक है। अगर आप इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें हमारे अपने यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में फिर हम बात करेंगे इसके बारे में, और फिर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिए जरा इसके बारे में करें तो नहीं नहीं, ऊपर वाला जो है हमारे पास में ये भूत कहाँ है, हाँ भाई ये आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, भविष्य। इसके हिसाब से क्या है, भूत। ये क्या है, वर्तमान। ये क्या है, वर्तमान। अब जब पिछला हमारे यहाँ दे रखा है तो हमें इसके हिसाब से ही तो क्रिया होनी चाहिए, आंसर बी है इसका, आंसर बी है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से।
देखो, कैसे पकड़ ले, भिन्न हो गई। इस चिकित्सा में सर्वोत्कृष्ट रोगों, नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से हटेगा। रोगों की सर्वोत्कृष्ट, ये यहाँ आ जाना चाहिए। इस चिकित्सा में रोगों की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा उपलब्ध है, ये यहाँ आएगा। गलत है भैया, ये की आंसर सही है इसमें। कौन सा? बी आंसर। बी आंसर है भाई बच्चों, इसको चेक कर लो, देख लो भाई अच्छे तरीका से। अगला सवाल, वृक्ष से पत्ते गिरे करण कारक, कारक पूछने के लिए मैंने अभी आपको, तो पत्ते अलग हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में आंसर इसका? पत्ते जब अलग हो रहे हैं तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अब मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? देखिए देखिए, आ जाओ, जब मैं आपको बता देता हूं। मैं जो है आपके पास में सर्वनाम है, मैं क्या है? सर्वनाम है, अव्यय है ही नहीं है। होकर क्रिया है भैया, क्रिया है, सहायक क्रिया है। यहाँ वहाँ इधर उधर क्रिया विशेषण है, अव्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कहलाता है क्रिया विशेषण। हाँ जी, और क्रिया विशेषण कहलाता है, इस वजह से आंसर हमारे पास में क्या है? ए है। हाँ जी, ए है इसमें आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, जो कहा ना जा सके, ठीक है, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। ठीक है, जिस जो हो ना पाए, नामुमकिन। ठीक है, जो कहा ना गया हो, अकथित। और जो कहा ना जा सके, अकथ्य होता है मेरे प्यारे बच्चों। डी आंसर इसका अकथ्य। देख लो आप अच्छे तरीका से, यहाँ पर अकथ्य होगा इसका। ठीक, अगला सवाल, क्रिया विशेषण के प्रकार और उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा शब्दयुग्म सही नहीं है? समयवाचक में आपके यहाँ पर क्रिया विशेषण पीछे, आगे, ऊपर, नीचे, स्थानवाचक में आता है, चलिए समयवाचक में आ जाएगा। कालवाचक में आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सर्वत्र, परिमाणवाचक में यही गलत है, नहीं है। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण में बेशक, ऑफकोर्स आइएगा। बेधक सही है बिल्कुल। स्थिति बोधक में कहीं ना कहीं ये भी सही है भैया। ये परमाणुवाचक वाला गलत है। परमाणुवाचक में आता है थोड़ा, अधिक, ज्यादा, कम, ने, तनिक, ये आता है हमारे पास में। ठीक है, यहाँ पर देगा गलत है। वीर रस का स्थायी भाव, भाई भाई रोज ना पेपर में सवाल पूछने के लिए आ रहा है आपके यहाँ पर। ये हमारे पास में आपको मालूम किसका है? भयानक रस का है। उत्साह आपको मालूम है वीर रस का है। क्रोध आपको मालूम होना चाहिए रौद्र रस का है। विस्मय आपके यहाँ पर जो है विभत्स का है। तो किसका पूछा है? वीर रस का। बी आंसर हो जाएगा, आप चेक कीजिएगा ढंग से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला सवाल, शीत का विलोम क्या होगा? हाय हाय, देखिए शीत का मतलब क्या होता है पहले समझे। शीत का मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा होता है हमारे पास में। आप शीत दिया है तो गीत तो होगा नहीं, ठंडा खुद ठंड होगा नहीं, कृष्ण में काला नहीं होगा, तो आंसर क्या है? ऊंस। ऊंस में इसका मतलब क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। देखो आप देखो अगला सवाल। अगला सवाल कहता है संभव है, यह किस वाक्य किस काल में है? संभव है की बात कर रहा है। क्या देखिएगा, सीधी सी बात है, जब इसने ये दिया है हमारे पास में संभव है,
अब बच्चे इसको गलत करे आते हैं, बच्चे करे आएंगे इसे वर्तमान काल में, जबकि ये कौन सी में पता है, संभाव्य भविष्य में आ जाएगा आपके यहाँ पर। हाँ जी, डी आंसर होगा इसका, संभाव्य पूछा है आपसे यहाँ पर। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द, क्या बात है। लघुता, लघुता है हमारे पास में भाव वाचक संज्ञा, लाघव है भाव वाचक संज्ञा, महत्व है आपके पास में, ठीक है ना, लेकिन ये भी आपके महत्व भावार्थ संज्ञा हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा है महत्व, महत्व का मतलब होता है हमारे पास में महान, महान का मतलब जानते हैं आप क्या, बड़ा, और ये क्या है, विशेषण, देखिएगा अच्छे तरीके से इसे। आइए अगला सवाल क्या कहता है, दैन नंदिनी का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा। अरे सीखिए आप, दैन नंदिनी का मतलब क्या होता है, भैया तो होता है इसका दैनिकी, प्रतिदिन, मुझे बताइए कि नहीं। और दैनिकी प्रतिदिन का मतलब आप जाने हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलो चलो, सुहाग है, कितना प्यारा भाई आपके पास में। देखिए दो रचनाएं पूछने के लिए आई हैं आपके यहाँ पर, दो रचनाएं पूछने के लिए आ चुकी हैं। सुहाग, देखो मैं जब बच्चों को रचना, बच्चों को अच्छी तरीके से समझाता भी हूँ, यहाँ पर बढ़िया तरीके से बताता भी हूँ कि इसका आंसर होगा अमृतलाल नागर। हाँ जी, और मैं लिखाता भी हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बच्चे ध्यान देना चाहिए। श्रुति सम युग्म का भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को बताइए। अधूरा रह गया मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये सवाल अधूरा है, इस पर बात नहीं करने वाले हैं, अधूरा सवाल रह गया है, दरअसल नहीं पाए, श्रुति सम है ही नहीं यहाँ पर, है वो गलत हो गया सवाल। ठीक, चलो इस सवाल को छोड़ते हैं, सवाल गलत हो गया है, कर लिए। श्रृंगार रस का, भाई रस के देखो स्थाई भाव दो दो पूछने के लिए आ गए हैं। आपको मालूम है हास जो है हमारे पास में किसका है, पता है, हास्य रस का। शोक आपको मालूम होना चाहिए किसका है, करुण रस का। प्रेम आपको मालूम होना चाहिए किसका है, श्रृंगार रस का। उत्साह आपको मालूम होना चाहिए किसका है, वीर रस का। क्या पूछा है, श्रृंगार रस। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, प्रेम सही हो जाएगा। देखिए भाई, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो आपसे बचने महान क्या होगा। देखिएगा मैं आपको बता दे रहा हूं, नेता का हो जाता है नेता का नेत्री, और मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास में महोदय का महोदा, महान का हो जाता है हमारे महती। आंसर क्या है, सी आंसर, महती हो जाएगा भाई बच्चों। ठीक, समझ में आना चाहिए बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पर। अगला सवाल, 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इसके बारे में देखिए, मैं इससे पहले वाले पेपर में सबको बता चुका हूँ, रामदरस को भी मिला है हमारे पास में, मृदुला गर्ग को भी है, दैत वाले को भी, रमेश चंद्र साय, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं आपसे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मिलजुल मन उपन्यास के लिए 2013 में दिया गया था, वो दिया गया था हमारे यहाँ पर, पता है किसको, मृदुला गर्ग को दिया गया था। देखिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से हर बार सवाल कोई ना कोई पूछने के लिए आ ही रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है, अरे यार सीधी सी बात है, महाप्राण में हमारे पास में, इधर देखो मैं आपको बताता हूँ, आइए महाप्राण में मैं आपको डिटेल में सारी चीज बताता हूँ, समझाता हूँ। ये देखिए बेटा, का, आ, गा, घा और रा, ठीक है, चा, छा, जा, झा, या, ता, था, डा, था, रा, ता, था, दा, था, ना, पा, पा, बा, भा, मा।
अब आपको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज समझाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, इनके बारे में अगर मैं बात करता हूँ आपसे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक बात देख सकते हैं आप लोग, इधर देखिएगा, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, तीसरी और ये चौथी और ये पांचवी, ठीक। दरअसल क्या है कि अल्प प्राण में और महाप्राण में हमारे पास अल्प प्राण पहली, तीसरी और पांचवी, इसमें दूसरी और चौथी आती है। चलिए, ता था गा ये तीसरे पर है, पा फा बा भा ये चौथे पर है, चा छा जा ये तीसरे पर है, फिर आपके पास में या रा ला है ना। और इसके बारे में हम बताएं, या रा ला जो होते हैं हमारे पास में वह अल्प प्राण और हमारे पास में सघोष होते हैं ये, ठीक। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि महाप्राण चौथे नंबर पर कौन सा आ रहा है, महाप्राण हमारे पास में ये आ रहा है भा, तो ये सही हो जाएगा हमारे पास में। आप लोग चेक कीजिएगा ढंग से अच्छी तरीका से। हाँ भाई, चलो अगले और आखिरी प्रश्न पर हम बात करने वाले हैं आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है। भैया तत्सम पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा जरा आपसे, ठीक है। देखिए, आपको मालूम है कि आग का होता है हमारे पास में अग्नि तत्सम, आंख का होता है हमारे पास में अक्ष, अग्र का होता अग्र खुद तत्सम है, इसका तर्ब होगा हमारे पास में आगे, और आज का अज्र हो जाता है। तो आंसर क्या है हमारे पास में, सी हो जाएगा इसका। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को ये पेपर हल कराया है, इनके सही सही विकल्प बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताए हैं और समझाए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, बताइए कि आपको मेरे द्वारा इस तरीके से एनालाइज पेपर जो कराया गया है कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। अगर अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो मेरे प्यारे साथियों क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके नीचे जो नंबर चल रहा है, आपको किसी प्रकार की कैसी भी कोई भी दिक्कत है तो आप उस पर SMS, ठीक है, या कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान यहाँ करा सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक और लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। अगली फिर एक और नई टेस्ट के साथ में आपसे मुलाकात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।